साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम सब प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में समझेंगे और तथा इस चैप्टर से आपकी आज प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री। देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। संविधान में हमारी राजनीतिक व कार्यकारी अधिकारी कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। क्यों? और उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जो हमारी राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी जो होती है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। देखिए, राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। देखिए, अनुच्छेद 53 में भी कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर या मंत्रिपरिषद या उसकी प्रधानमंत्री की सहायता से कार्य करेगा। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। अब देखिए, अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। देखिए, कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है। अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 77 है, अनुच्छेद 78 है और अनुच्छेद 88 है। ये सभी जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसका गठन कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति किसकी सलाह मानेगा? प्रधानमंत्री की सलाह मानेगा। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसमें 3 प्रकार के कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। और एक तो होता है कैबिनेट मंत्री। एक तो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। सर्वोच्च होते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके कैबिनेट मंत्री के अंडर में करते हैं राज्य मंत्री और इन दोनों के अंडर में करता है उप मंत्री। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री किसी विभाग के कार्यभार का निर्वाह करने वाला वरिष्ठतम मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होता है उसके पास कोई विभाग है तो उसके विभाग के कार्यभार का निर्वाह करने वाला वरिष्ठतम मंत्री होता है ये। कौन? कैबिनेट मंत्री। और ये मंत्रिमंडल बनाते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री जो है मंत्रिमंडल बनाते हैं, जो मंत्रिपरिषद का लघु निकाय है। कैबिनेट मंत्री जो है क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद का लघु निकाय कहलाता है। प्रधानमंत्री जो है इस कैबिनेट मंत्री का ही वरिष्ठतम मंत्री होता है। वह प्रधानमंत्री जो है इस कैबिनेट मंत्री का ही कौन होता है? वरिष्ठतम मंत्री होता है। अब देखिए, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के नीचे यानी कि अंडर में कार्य करते हैं। अब देखिए, किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है। राज्य मंत्री जो है किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है, यानी कि इनके पास क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है किसी विभाग का। राज्य मंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठक में तभी भाग लेते हैं जब इनको आमंत्रित किया जाता है। राज्य मंत्री को जब आमंत्रित किया जाता है तभी मंत्रिमंडल की बैठक में, यानी कि इसमें कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इसलिए जब आमंत्रित किया जाता है इनको तभी भाग लेते हैं। अब देखिए, उप मंत्री कौन होते हैं? उप मंत्री जो है कैबिनेट व राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अधीन कार्य कौन करते हैं? उप मंत्री। और तथा कभी भी मंत्रिमंडल की बैठक में ये भाग नहीं लेते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में कभी भी भाग नहीं लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है। संसद में संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति करेगा?
कार्यकाल, मंत्रियों की नियुक्ति का वर्णन है, कार्यकाल का वर्णन है, उत्तरदायित्व का वर्णन है, योग्यता का वर्णन है, शपथ का वर्णन है तथा वेतन भत्तों का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 75 में। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ और वेतन भत्तों का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ तथा वेतन भत्तों का वर्णन है। अब देखो अनुच्छेद 75 में बहुत से अनुच्छेद है, तो इसकी ट्रिक बनाइए। देखो, प्रधान ने राष्ट्र का लॉस संसद के वेतन से किया। प्रधान ने राष्ट्र का जो लॉस किया वो संसद के वेतन से किया। ये ट्रिक है भाई। प्रधान ने राष्ट्र का लॉस संसद के वेतन से किया। इसमें 75(1) से लेकर 75(6) तक इसका अनुच्छेद है। देखो, 75(1) में प्रधान है तो प्रधान से प्रधानमंत्री, यानी कि 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है। अब देखिए, राष्ट्र से क्या बनेगा? राष्ट्रपति, यानी कि 75(2) में क्या कहा है? मंत्रीगण जो है, यानी कि जो सभी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहेंगे, यानी कि इसमें प्रधानमंत्री भी आ गया। 75(2) में कहा गया है कि मंत्रीगण जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहेंगे। उसके बाद आता है लो से क्या बनेगा? लोकसभा, यानी कि 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जिसमें जैसे किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। होता है ना ऐसा? यानी कि 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। उसके बाद आता है स से क्या बनेगा भाई? स से बनेगा शपथ। तो 75(4) में क्या है? शपथ का वर्णन है, यानी कि 75(4) में सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, यानी कि राष्ट्रपति ही दिलाता है शपथ। किसको? सभी मंत्रियों को। इसमें प्रधानमंत्री भी आ गया भाई। पर राष्ट्रपति के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं कौन? सभी मंत्री। उसके बाद कौन आया? संसद। देखो, संसद में 75(5) में कौन है? संसद। देखो, संसद क्या है कि मंत्रियों का, इसमें 75(5) में क्या है कि मंत्रियों का संसद के किसी एक सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रियों का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वो सदस्य नहीं है, कोई भी मंत्री अगर सदस्य नहीं है तो उनको शपथ जब लेते हैं ना वो, उससे 6 माह के अंदर उनको क्या लेनी पड़ती है? सदस्यता लेनी पड़ती है किसी भी एक सदन की। उसके बाद संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि किसी भी मंत्री का संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का किसी का भी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रियों का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है 75(5) में। और यदि सदस्य नहीं है तो शपथ जब लेते हैं ना वो, उसके 6 माह के अंदर उनको सदस्यता हासिल करनी पड़ती है। और संसद का सदस्य होना अनिवार्य है किसका? मंत्रियों का। उसके बाद आता है 75(6). 75(6) में क्या है? वेतन है। 75(6) में क्या है? वेतन है, यानी कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का वर्णन है 75(6) में। तो ये है ट्रिक भाई। प्रधान ने राष्ट्र का लॉस संसद के वेतन से किया, तो ये याद रखना 75 का वर्णन है। उसके बाद देखें, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। मूल संविधान में जो मंत्रिपरिषद में जितनी सदस्य संख्या होती है ना, वो निर्धारित नहीं है। मूल संविधान में कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये निर्धारित नहीं है। अब देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा में के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
91वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 2003 में। मंत्रिपरिषद में, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें प्रधानमंत्री भी होगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो सदस्य संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, यानी कि लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है अभी? 550 है, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की 104वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया। इसलिए अब 550 ही अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो उसका 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि अधिकतम होगी तो 81 सदस्य हो सकते हैं। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, ये तो पॉइंट है मूल संविधान का। उसके बाद 91वें संविधान, जब ये संविधान लागू हुआ था उस टाइम की बात ही है। उसके बाद 91वें संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती है? वो 81 हो सकती है। अब देखिए मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल नहीं है। देखिए कैबिनेट मंत्री, देश में नीति निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय है कौन? मंत्रिमंडल। देखिए देश में नीति निर्माण करने वाला जो सर्वोच्च निकाय कौन है? मंत्रिमंडल है। अब इसमें राज्य मंत्री भी शामिल नहीं है और उप मंत्री भी शामिल नहीं है, केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है इसमें। किसमें? मंत्रिमंडल में। उसके बाद देखो संविधान में मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं है। संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन 352 यानी कि अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। जो अनुच्छेद 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, तब उसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया और उसमें 44 कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया इसे। अब देखो मंत्रिमंडल के लिए जॉन मेरियट ने क्या कहा है। जॉन मेरियट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जॉन मेरियट ने, कि मंत्रिमंडल जो है वह दूरी है जिस पर देश का प्रशासन चक्र घूमता है। मंत्रिमंडल वह दूरी है जिस पर देश का प्रशासन चक्र जो है वो घूमता है। ये कहा है जॉन मेरियट ने। मेरियट ने क्या कहा कि मंत्रिमंडल वह दूरी है जिस पर जो देश का प्रशासन है, वो प्रशासन चक्र है, वो घूमता रहता है। ये कहा है जॉन मेरियट ने। अब देखिए ग्लैडस्टोन ने क्या कहा। ग्लैडस्टोन ने क्या कहा कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है, मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में ग्लैडस्टोन ने क्या कहा कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। उसके बाद रैमजे म्योर ने क्या कहा। रैमजे म्योर ने मंत्रिमंडल के बारे में कहा है कि जो मंत्रिमंडल है वो राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील है, राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील है। ये किसने कहा? रैमजे म्योर ने कहा। उसके बाद देखो मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 से 70 सदस्य मंत्री हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, राज्य मंत्री भी शामिल है और उप मंत्री भी शामिल है मंत्रिपरिषद में। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है, इसलिए 15 से 20 ही मंत्री हो सकते हैं उसमें। देखिए मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल के बारे में कहा गया है मंत्रिमंडल क्या कर सकती है कि मंत्रिमंडल जो है हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। मंत्रिमंडल जो है वह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली क्या है? संस्था है। कौन? मंत्रिमंडल। दूसरा पॉइंट है कि केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक होती है कौन? मंत्रिमंडल। केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक कौन होती है? मंत्रिमंडल होती है। उसके बाद राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है। और इस सलाहकारी जो सलाह देते हैं ना, मंत्रिमंडल जो सलाह देती है उस राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ती है, यानी कि बाध्यकारी होती है उस पर। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। बाध्यकारी कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अब देखिए जो मंत्रिमंडल है वो मुख्य आपदा प्रबंधक भी होती है। उसके बाद मंत्रिमंडल जो है वो विदेश नीतियों तथा विदेशी मामलों को देखती है, विदेश नीतियों को देखती है तथा विदेशी मामलों को देखने का कार्य कौन करती है?
मंत्रिमंडल करती है। सभी विधायी तथा वित्तीय मामलों से निपटती है कौन? मंत्रिमंडल। सभी विधायी कार्य और सभी वित्तीय मामले उनसे निपटती है कौन? मंत्रिमंडल। अब देखो अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 88 में बोला गया है। तो ये था भाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी ये। अब उसके बाद में समझते हैं अपन प्रधानमंत्री को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर होने वाला ही ये। देखो कि प्रधानमंत्री जो है वो देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है। देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी कहलाता है प्रधानमंत्री। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहलाता है प्रधानमंत्री। देश का हृदय स्थल का कहलाता है प्रधानमंत्री। और सर्वोच्च शासक है कौन? प्रधानमंत्री। देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है प्रधानमंत्री। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है प्रधानमंत्री। देश का हृदय स्थल होता है और सर्वोच्च शासक भी होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। सही है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। सरकार का प्रधान जो होता है, देश का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अगर अपन अर्धाध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो उसमें सरकार का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में आप जानते ही हो राष्ट्रपति ही जो है सब कुछ होता है। तो संसदीय व्यवस्था है अपने भारत में। तो देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसमें जो प्रधानमंत्री है उसको केंद्रीय स्थान प्राप्त है। वह संपूर्ण शासन प्रणाली का मूल आधार है। कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(1) जो है क्या कहा गया? इसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के का वर्णन है। देखिए राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता कोई कौन क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है ना, लोकसभा यानी कि निम्न सदन, उसमें बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता कोई क्या करेगा? वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। उसके बाद किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो, अगर किसी भी सदस्य को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है और सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो, अगर लोकसभा में किसी भी नेता को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? स्वविवेक का प्रयोग करेगा। यहाँ पे स्वविवेक का प्रयोग करेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्ति है, यहाँ पे स्वविवेक का प्रयोग करेगा। अगर राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो ये आ जाएगा उसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करेगा। जब बहुमत प्राप्त नहीं हो तब सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को क्या बनाता है? वो नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन जब ये ऐसा मामला होता है तब उसे जो प्रधानमंत्री बनता है गठबंधन से, उसको 1 माह के अंदर अंदर सदन में, यानी कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदन में विश्वास मत प्राप्त करना, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ता है, जरूरी है। अगर प्राप्त नहीं कर सके तो क्या होगा? उसे तुरंत त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर ऐसा मामला होता है तो 1 माह के अंदर अंदर उसे लोकसभा में, सदन में विश्वास मत प्राप्त करना जरूरी है। अगर विश्वास मत प्राप्त, बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता वो नहीं किया तो वो तुरंत जो है वो त्यागपत्र देना पड़ता है उसे। किसे? प्रधानमंत्री को, जो गठबंधन का नेता होता है उसे। अब देखो प्रथम बार जब संविधान लागू होने के बाद ही प्रथम बार जब राष्ट्रपति ने स्वविवेक का प्रयोग किया वो था राष्ट्रपति नीलम संजू रेड्डी था। वो राष्ट्रपति कौन था जिसने स्वविवेक का प्रयोग प्रथम बार किया प्रधानमंत्री नियुक्त करने में? वो था नीलम संजू रेड्डी। नीलम संजू रेड्डी ने 1979 में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उसके बाद देखो प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति स्वविवेक है, यहाँ भी स्वविवेक का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को या सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति स्वविवेक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को या सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे क्या किया था, इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई थी तब ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उसके बाद 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य बनना अनिवार्य है। ये किसने कहा, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था 1997 में। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे संसद का सदस्य बनना होगा। उसके बाद देखो 75 में क्या था, शपथ का वर्णन था। पहले पढ़ चुके अपन कि राष्ट्रपति जो है किसी मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, और यही शपथ जो है प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होती है, राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 75(2) में क्या किया गया, अनुच्छेद 75(2) में जो है कार्यकाल का वर्णन था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे सभी मंत्री। देखिए कार्यकाल निश्चित नहीं है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, और इसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा वो। और जो देखो पॉइंट है कि लोकसभा में विश्वास मत हासिल रहे, लोकसभा में विश्वास मत अगर उसे विश्वास मत हासिल रहता है, किसी प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत हासिल रहता है तब तक प्रधानमंत्री बना रहता है, और जब विश्वास मत चला गया तो वो लोकसभा यानी कि प्रधानमंत्री पद से भी चला गया, यानी कि त्यागपत्र देना पड़ेगा उसे, तब तक बना रहेगा जब तक विश्वास मत हासिल है। देखिए राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रधानमंत्री के सलाह पर ही बर्खास्त कर सकता है। जो राष्ट्रपति है मंत्रियों को कब बर्खास्त करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए तो राष्ट्रपति जो है उस मंत्री को क्या करेगा, बर्खास्त करेगा। उसके बाद देखिए कार्य और शक्तियां किसकी, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश किसने की है, प्रधानमंत्री ने की है। राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री स्वविवेक से मंत्रियों के जो विभाग होते हैं उनका वितरण करता है। प्रधानमंत्री यहाँ पे स्वविवेक का प्रयोग करता है, मंत्रियों में विभागों का जो बंटवारा करता है उसमें स्वविवेक का प्रयोग करेगा कौन, प्रधानमंत्री। उसके बाद किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है। जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी मंत्री को क्या त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है, कह सकता है। और उसके बाद राष्ट्रपति को उसे यानी कि उस मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश भी कर सकता है, सलाह भी दे सकता है। राष्ट्रपति को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है, कौन, प्रधानमंत्री। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, समानों में प्रथम है। मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो समानों में प्रथम है। मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुलाता है, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है कौन, प्रधानमंत्री बुलाता है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 78 में क्या है, अनुच्छेद 78 में कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी होता है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी होता है। अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 में क्या होता है, अनुच्छेद 78 में है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी है। उसके बाद देखो जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है वो किसका नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, तथा लोकसभा के विघटन की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है। वो लोकसभा का विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये अपन राष्ट्रपति वाले टॉपिक में देख चुके हैं। लोकसभा के विघटन की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा कौन, प्रधानमंत्री करेगा। उसके बाद देखो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद केंद्र सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। केंद्र सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तथा जो सत्ताधारी जो दल होता है उसका जो नेता होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। पद से त्यागपत्र देकर अगर प्रधानमंत्री जो है पद से त्यागपत्र दे देता है
तो पूरी मंत्रिमंडल को बर्खास्त, पूरी मंत्रिमंडल का क्या हो जाता है, बर्खास्त हो जाती है पूरी मंत्रिमंडल। अगर पद से त्यागपत्र दे देता है वो, तो मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है पूरी। उसके बाद देखिए, अगर एक सदस्य के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उससे भी पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए। हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। उसके बाद ये किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद सर विलियम हरकोर्ट ने क्या कहा, सर विलियम हरकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो तारों के बीच चंद्रमा के समान है। प्रधानमंत्री जो है तारों के बीच चंद्रमा के समान है, ये किसने कहा, सर विलियम हरकोर्ट ने कहा। उसके बाद देखो मुनरो ने क्या कहा, मुनरो ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो राज्य की नौका का कप्तान है। मुनरो ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जो है राज्य की नौका का क्या है, कप्तान है, ये किसने कहा, मुनरो ने कहा। HRG ग्रीव्स ने क्या कहा, HRG ग्रीव्स ने क्या कहा कि सरकार देश का प्रमुख है, सरकार तो क्या है, देश का प्रमुख है, और प्रधानमंत्री, देश की प्रमुख कौन होती है, सरकार, और प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख है। सरकार देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, ये HRG ग्रीव्स ने कहा। उसके बाद लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा, लॉर्ड मार्ले ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है समान के बीच प्रथम है, प्रधानमंत्री समान के बीच प्रथम है, वह कैबिनेट रूपी चाप का मुख्य प्रस्तर है, ये लॉर्ड मार्ले ने कहा। प्रधानमंत्री समान के बीच प्रथम है तथा कैबिनेट रूपी चाप का मुख्य प्रस्तर है, ये किसने कहा, लॉर्ड मार्ले ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, कथन है, तो ये याद रखना। तो साथियों आज हमने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में समझा। देखिए इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये केवल देखना ही नहीं है, इसके नोट्स भी बनाने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उसे देखना ना भूलें। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।